नमस्कार। आज नेपाल और भारत के बीच में बहुत गंभीर विषय पर बात होगी। दोस्तों, नेपाल का भूटानीकरण, सिक्किमीकरण, हैदराबादीकरण या फिजीकरण दुनिया की कोई भी ताकत नहीं करा सकती है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल ने हैदराबादीकरण, सिक्किमीकरण या फिजीकरण या भूटानीकरण को फ्लॉप किया, या कैसे नेपाल में भूटानीकरण, सिक्किमीकरण, हैदराबादीकरण फेल हुआ। इस बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और सच जानकारी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमने कहा है कि आप यदि झूठ जानते हैं तो झूठ आपके देश को बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक कि आपके देश को अफगानिस्तानीकरण या सीरियाईकरण की तरफ ले जा सकता है। इसलिए आपको झूठ बिल्कुल नहीं जानना है, सच ही जानना है कि सच है क्या। तो जानते हैं कि कैसे भूटानीकरण, सिक्किमीकरण, फिजीकरण और हैदराबादीकरण को नेपाल ने फ्लॉप किया या नेपाल में फ्लॉप हुआ। क्योंकि कल प्रेम सिंह बस्नेत जी ने भी बताया कि भूटानीकरण हो रहा है नेपाल का, तो इस पर हम आपको सच और सच ही बताएंगे 100% कि क्या है भूटानीकरण, क्या है हैदराबादीकरण और क्या है फिजीकरण, क्या सिक्किमीकरण, और कैसे ये फ्लॉप हुए। तो बात करते हैं शुरू से 1947-48 से। 1948 में वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि एक समाचार पत्र है, ठीक है, उसने, और यूरोप का बीबीसी इसने, और नेपाल के मोहन शमशेर राणा, इन्होंने क्या किया कि नेपाल में अफवाहें फैलाई कि नेपाल का हैदराबादीकरण होने वाला है, यानी नेपाल का विलय भारत में होने वाला है, या भारत सेना भेज के नेपाल का विलय भारत में करवाने वाला है। ये समाचार फैलाए गए दुनिया में और नेपाल में। उस समय आपको पता होगा कि मोहन शमशेर राणा ने, जब राजा त्रिभुवन ने भारत की राजनीतिक शरण ले ली थी, तब राजा ज्ञानेंद्र को, जो कि 3 साल के थे, उनको राजा घोषित कर दिया था। और मोहन शमशेर राणा ने यह बताया कि भारत अब अपनी सेना भेज के नेपाल का हैदराबादीकरण करने वाला है। यानी हैदराबादीकरण का मतलब होता है नेपाल का भारत में विलय। तो दोस्तों, उसी समय तुरंत भारत का संविधान लागू होता है। ये फ्लॉप कैसे हुआ हैदराबादीकरण? भारत का संविधान लागू होता है और भारत अपने संविधान में लिखता है कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, यह भारत का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यानी भारतीय संविधान द्वारा नेपाल को एक सार्वभौम देश की मान्यता दी गई कि नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है। और इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया द्वारा चलाई गई झूठी बातें, जो कि नेपाल में चलाई जा रही थी कि भारत नेपाल का हैदराबादीकरण करना चाहता है, वो फ्लॉप हो गई। यानी नेपाली जनता को लग गया कि नहीं, ये गलत बात है, भारत ऐसा नहीं करना चाहता है। लेकिन आधा नेपाली जनता भारत के खिलाफ भड़की गई थी। इसको भड़काने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का, क्योंकि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिकी समाचार पत्र ही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत नेपाल का विलय करवाना चाहता है, अपने में हैदराबादीकरण करना चाहता है। और मोहन शमशेर राणा ने उन्हीं की हेल्प की, अंग्रेजों की ही हेल्प की। तो इस प्रकार हैदराबादीकरण नेपाल में फ्लॉप हो गया। और आपने देखा होगा कि नेपाल के विश्लेषक लोग फिजीकरण, सिक्किमीकरण और भूटानीकरण की बात करते हैं, तो इसी पर हम लगातार बातें कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि फिजीकरण नेपाल का होगा कि नहीं होगा। देखिए, नेपाल का फिजीकरण करने के लिए कम से कम 1.5 करोड़ भारतीय नागरिकों को नागरिकता देनी होगी नेपाल को, क्योंकि वंशज नागरिक जब नेपाल में 30% होंगे और 70% अंगीकृत नागरिक होंगे, तो ही जाके नेपाल का फिजीकरण होगा। इस समय नेपाल में 70, 80, 90% लगभग वंशज नागरिक हैं, भले ही वो मधेसी हो चाहे पहाड़ी हो। जब वंशज नागरिक किसी देश में कम होते हैं तो उस देश का फिजीकरण हो जाता है।
और फिलहाल नेपाल में वंशज नागरिक बहुत ज्यादा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है 85% से ज्यादा वंशज नागरिक हैं, चाहे वो मधेसी हो, थारू हो, चाहे पहाड़ी हो, ठीक है। तो वंशज नागरिकों की संख्या 85% से ऊपर होगी नेपाल में। यदि नेपाल का फिजीकरण करना होगा तो नेपाल को 1.5 करोड़ भारतीयों को नागरिकता देनी होगी, तभी जाके नेपाल का फिजीकरण हो सकता है। और 1.5 करोड़ भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है भारतीयों को नेपाल में, इसलिए फिजीकरण नेपाल का कभी नहीं हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं है, यानी 0 संभावना है। इसलिए आप फिजीकरण जो कहते हैं कि फिजीकरण नेपाल का होगा, वो गलत है और 100% गलत है। आप निश्चिंत रहें, नेपाल का फिजीकरण नहीं होगा और हैदराबादीकरण भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सिक्किमीकरण की। सिक्किमीकरण का मतलब है कि नेपाल का विलय भारत में हो जाना। तो जानिए कि सिक्किमीकरण होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले भारत के संविधान ने सिक्किम को कभी भी अलग देश का दर्जा नहीं दिया, कोई मान्यता नहीं दी कि सिक्किम अलग देश है, जबकि नेपाल को भारतीय संविधान एक अलग देश मानता है। और आप जानते हैं कि भारत अपने संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। आपको पता होगा कि कश्मीर का विलय भारत में हरि सिंह ने करवाया था, लेकिन पूर्ण विलय कश्मीर का नरेंद्र मोदी ने जब भारत में करवाया तो इतना ज्यादा हंगामा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि नेपाल का विलय भारत में होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यदि नेपाल अपना विलय खुद भी चाहे भारत में तो नहीं होगा। भारत में ओवैसी जैसे हजारों लाखों आदमी हैं जो भारत सरकार को कानून के कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए आप निश्चित जान लीजिए कि नेपाल का विलय भारत में बिल्कुल नहीं होगा, यानी सिक्किमीकरण नहीं होगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी में कोई देश दूसरे देश को नहीं निगल सकता है। तो आप कहेंगे कि क्रीमिया को रूस ने कैसे निगल लिया? देखिए, क्रीमिया केवल 27,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक भूमि है और वहां पर जो नागरिक रहते थे वो सब रशिया को समर्थन करते थे। रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया। उसका हट जाना क्या हुआ कि रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। आज जो रूस के पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है वो अमेरिकी सैंक्शन के कारण है। यानी 2014 में अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए उससे रूस इतना प्रभावित हुआ कि उसकी प्रति व्यक्ति आय सीधे आधा हो गई और आज इस कंडीशन में है रूस कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार ही नहीं जमा हो पाता है। क्यों? क्योंकि रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया और अमेरिका, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए रूस पर। यदि भारत ऐसी कोई गलती करता है कि हम नेपाल को कब्जा करेंगे तो भारत की जनता भूखी मर जाएगी। आप ये कन्फर्म जान लीजिए, क्योंकि सारे देशों के सैंक्शन लग जाएंगे भारत पर। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नेपाल का सिक्किमीकरण होगा वो आपको पूरी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। और सिक्किमीकरण हुआ कैसे था कि वहां की सिक्किम की जो मूल जातियां थी, लेप्चा आदि, उनकी संख्या कम हो गई थी। वहां पर नेपाली भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और उन सब ने वोटिंग की भारत के पक्ष में। 90% से ज्यादा वोटिंग भारत के पक्ष में की नेपाली भाषी लोगों ने, क्योंकि नेपाली भाषी लोग लेप्चा आदि लोगों को पसंद नहीं करते थे बल्कि भारत को ज्यादा पसंद करते थे। नेपाल के, सिक्किम के भारत में विलय की जो मुख्य 2 वजहें हैं वो है चीन का सिक्किम को अपना भूभाग बताना, और इसीलिए 1967 में भारत और चीन के बीच टकराव होता है चोला और नाथुला दर्रे पर। और दूसरा जो सिक्किम भारत में विलय होता है उसकी वजह है नेपाली भाषी लोग। नेपाली भाषियों ने लेप्चाओं के विरोध में जाके, वहां के राजवंश के विरोध में जाके भारत के पक्ष में जनमत संग्रह किया, भारत को वोटिंग की, इसलिए सिक्किम का विलय भारत में हुआ। कह सकते हैं चीन और नेपाली भाषी लोगों की वजह से सिक्किम का विलय भारत में हुआ, या भारत मजबूर हुआ सिक्किम का विलय अपने में करवाने के लिए, क्योंकि उधर चीनी सेना बाकायदा माइक लेकर कहती थी कि भारतीय सेना सिक्किम छोड़ दो, सिक्किम चीन का है। तो भारत को डर लगा कि सिक्किम को चीन खा जाएगा। इधर
सिक्किम में रहने वाले नेपाली भाषी लोग भारत के पक्ष में आना चाहते थे, इसलिए सिक्किम का विलय भारत में हुआ। और सिक्किम वाली कंडीशन नेपाल में नहीं बन रही है फिलहाल, यानी एक कंडीशन तो बन रही है कि नेपाल भारत विरोधी हो रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन सिक्किम की तरह नेपाल का बनने का यह है कि नेपाल भी, यदि नेपाल की जनता, आधा जनता भी भारत के पक्ष में आ जाए, ठीक, और चीन नेपाल को खाना चाहे, तो जाके नेपाल का विलय भारत में हो सकता है। फिलहाल ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है कि नेपाल का सिक्किमीकरण हो जाए। जो लोग कहते हैं कि सिक्किमीकरण होगा वो बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, भारत के प्रति नफरत पैदा करते हैं आपके दिलो दिमाग में। अब बात करते हैं भूटानीकरण की। भूटानीकरण का मतलब है कि भूटान की तरह नेपाल को भी भारत की बात माननी होगी। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि नेपाल भारत की बात मानेगा? लगता है आपको? कभी नहीं हो सकता है कि नेपाल भारत की बात माने। 1990 के बाद भारत ने भूटान और नेपाल में एक तरीके का काम चालू किया, डैम बनवाना और इंडस्ट्रीज बनाना। तो भूटान जो कि नेपाल से गरीब देश था, उसने भारत की इंडस्ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, भारत के डैमों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हेल्प किया। भूटान ने भारत की इंडस्ट्रीज को हेल्प की, भारत के डैमों को हेल्प किया और भारत का सारा सामान खरीदा भूटान ने, और बदले में भूटान का सारा सामान भारत खरीदता है। ठीक है, भूटान बहुत सारी बिजली भारत को बेचता है। इसलिए नेपाल से जो गरीब देश था भूटान, वो पहुंच गया $3500 सालाना प्रति व्यक्ति आय पर। वहीं नेपाल ने भारत की इंडस्ट्रीज का विरोध किया, भारतीय उद्योगपतियों का अपहरण किया। भारत जो परियोजनाएं नेपाल में चला रहा था उनको बंद करवाया नेपाली माओवादियों ने, और इस प्रकार नेपाल का भूटानीकरण नहीं हुआ। और जब नेपाल का भूटानीकरण नहीं हुआ तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय रह गई $1200। भूटान का जब भूटानीकरण हुआ तो भूटान धनी बन गया। नेपाल का जब भूटानीकरण नहीं हुआ तो नेपाल गरीब बन गया। भूटान और नेपाल में अंतर है, भूटान की प्रति व्यक्ति आय $3500 है सालाना, नेपाल की 1200 है। यदि नेपाल का भूटानीकरण हो जाता तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $5000 होती। इस समय फाइनल है, क्योंकि नेपाल में साधन बहुत ज्यादा है बिजली बनाने के। लेकिन नेपालियों ने अपना भूटानीकरण नहीं किया। भले ही नेपाल की प्रति व्यक्ति आय खत्म हो गई, उसकी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, नेपाल की बिजली बनाने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई, फिर भी नेपाल ने अपना भूटानीकरण नहीं किया। अगर नेपाल भूटानीकरण करता तो नेपाल का प्रत्येक आदमी इस समय आज की अपेक्षा 4 गुने ज्यादा धनी होता, ये लगभग कन्फर्म है। लेकिन नेपाल ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भूटानीकरण नहीं किया। इससे फायदा नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो देख रहे हैं कि नेपाल 4 गुने ज्यादा गरीब हो गया। यानी अगर भूटानीकरण हो जाता तो 4 गुने धनी होता नेपाल का आदमी। ठीक, फायदा क्या हुआ? फायदा फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका स्वाभिमान जीत गया, यानी आप भारत की बात नहीं मानेंगे, इसलिए आप स्वाभिमान दिखा रहे हैं, यानी मन ही मन खुश हो रहे हैं कि हमने भारत की पूरी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी, सारी परियोजनाओं को तबाह कर दिया, लेकिन भारत के आगे नहीं झुके। यही फायदा हुआ। इसके अलावा मुझे तो और दोस्तों कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा कहें, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, सीधा कहें कि भूटानीकरण नेपाल का नहीं हो सकता है, उसके कोई चांस नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भूटानीकरण होगा नेपाल का, ठीक है, वो गलत कह रहे हैं और 100% गलत कह रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा मानना है भूटानीकरण हो भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या? क्योंकि आपकी देश, आपकी अखंडता पे कोई सवाल पैदा नहीं होगा भूटानीकरण से। भूटानीकरण से आप केवल प्रति व्यक्ति आय आपकी बढ़ेगी। अभी $1200 है, भूटानीकरण यदि नेपाल का हो जाएगा तो 1500, 1800, 2000, $4000 हो जाएगी आपकी सालाना प्रति व्यक्ति आय। यानी फायदा है, पैसे में फायदा है, लेकिन आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। क्योंकि आपने एक गुलाम देश भारत की बात मान ली। आपका बोलना है भारत गुलाम देश है, तो आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी ना कि भाई हम गुलामों का कहना क्यों मानेंगे, तो आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी।
इसलिए आप तबाह कर सकते हैं भारतीय इंडस्ट्रीज को, भारतीय परियोजनाओं को नेपाल में पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, प्रति व्यक्ति आय आपकी नहीं बढ़ने वाली जब तक आपका भूटानीकरण नहीं हुआ तब तक। और यही सच है। आपको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको सच ही बता रहा हूं कि सच तो यही है। अब आपको बुरा लगे तो दोस्तों मैं क्या करूं, मैं तो आपको सच बात बता रहा हूं। जब तक नेपाल का भूटानीकरण नहीं हुआ तब तक नेपाल की जनता पैसा नहीं कमा सकती है, केवल $1200 $1400 ही रहेगी। बुरा बिल्कुल मत मानिए। भूटान का भूटानीकरण हुआ तो भूटान ज्यादा पैसे वाला बन गया, वहां की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से 3 गुना ज्यादा चली गई और भूटान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी सीमा भी उतनी है, सब कुछ उतनी है, वो केवल भारत की बात मानता है, इसलिए भूटान नेपाल से 3 गुना ज्यादा धनी हुआ। लेकिन नेपाल यदि भारत की बात मानता है तो नेपाल को शर्म महसूस होगी कि हम गुलामों की बात मान रहे हैं। यही ना आपकी सोच है। तो आपका जो कहना है कि नेपाल का भूटानीकरण होगा, सिक्किमीकरण होगा, हैदराबादीकरण या फिजीकरण, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। कोई चांस नहीं है कि नेपाल का भारतीयकरण हो जाए, कोई चांस नहीं है। जब नेपाल की जनता भारत के समर्थन में उतरना चालू होगी तब लग सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ करण हो सकता है, ठीक है, नेपाल का। लेकिन नेपाल की जनता तो भारत विरोधी है। कैसे हो जाएगा सिक्किमीकरण, भूटानीकरण, फिजीकरण, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। प्रेम सिंह बसनेट जैसे लोग आपको भड़का रहे हैं, ठीक है, भारत के खिलाफ। अब क्यों भड़का रहे हैं हमें नहीं पता। हमने आपको क्लियर किया नेपाल का कुछ भी करण नहीं होगा, मतलब भारतीयकरण तो नहीं होगा। अब चाइनीज करण की मैं गारंटी नहीं देता हूं, ठीक है, लेकिन भारतीयकरण चाहे वो सिक्किमी हो, हैदराबादी हो, फिजी हो या भूटानी हो, वो नहीं होगा। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहे, ये जो भूटानीकरण की बात आई है ये केवल नेपालियों के दिलों में भारत के प्रति नफरत पैदा कराने के लिए आई है, ठीक है दोस्तों। तो निश्चिंत रहिए, नेपाल और भारत की मित्रता नहीं होगी, यानी कोई चांस नहीं है भविष्य में कि भारत और नेपाल की मित्रता हो जाए, क्योंकि भूटानीकरण का मतलब ही होता है भारत और नेपाल की मजबूत मैत्री। और भूटान भारत का गुलाम है, ये गलत बात है, ये आपके यहाँ बताया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ गढ़वालियों को, मुझे भी कहा जाता है कि तुम भारत के गुलाम हो, जबकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है और हमें नेपाली लोग कहते हैं तुम भारत के गुलाम हो। हमारे यहाँ का योगी आदित्यनाथ बिष्ट 22 करोड़ लोग यूपी पर राज कर रहा है। इन तीनों सेनाओं के सबसे बड़े सीडीएस जो है वो भी गढ़वाली ही हैं, अजीत डोभाल भी गढ़वाली हैं, और न जाने कितने आईपीएस ऑफिसर, कितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो गढ़वाल से हैं। बहुत सारे फिल्मों में भी गढ़वाल से हैं। और हमें नेपाली लोग कहते हैं कि आप भारत के गुलाम हो। उत्तराखंड ही असली भारत है। वैसे भरत, राजा भरत का जन्म भी उत्तराखंड से हुआ था, ठीक है। तो हमें जो भारत का गुलाम बोलने की कोशिश करते हैं वो सरासर बेवकूफी वाले काम करते हैं। उनको पता नहीं है कि भारत किसको कहा जाता है। तो दोस्तों निश्चित जानिए कि नेपाल का भूटानीकरण नहीं होगा, चाइनीजकरण हो सकता है। इस पर आगे हम वीडियो लेकर आएंगे। गहराई से देखिए तो नेपाल का चाइनीजीकरण हो रहा है, यानी उत्तर कोरियाईकरण। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें झूठ बोल बोल के भारत के खिलाफ नेपालियों को भड़का रही है। इसमें दो बातें हैं, एक वोट की राजनीति और दूसरा कुछ विदेशी ताकतें नेपाली मीडिया को भारत के खिलाफ बोलने के लिए बाकायदा पैसा देती है। नेपाली लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि नेपाल के लोग इस दुनिया की राजनीति से अनजान हैं। अभी तक नेपालियों को वर्ल्ड की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये हमने पिछले 4 साल से अनुभव किया है। नेपाल में एक ही चीज होता है, चीन की तारीफ करना, अमेरिका भारत की बुराई करना। नेपाली लोगों को केवल इतनी ही राजनीति आती है। सच क्या है ये नेपाली लोग नहीं जानते हैं, और वही सच हम उनको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने कहा आप यदि सच नहीं जानेंगे तो आप अपने देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो आएगी कि क्या नेपाल का चाइनीजीकरण यानी कोरियाईकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धन्यवाद।
भारत की तरफ से निश्चिंत रहें, भारत नेपाल की अखंडता का सम्मान करता है। धन्यवाद।